हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। और इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, उसके जो 17 आक्रमण हुए थे। और आपको पता है कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे के बारे में कि उससे आगे की परिस्थितियाँ क्या थी और किस तरह से गौड़ साम्राज्य का उदय हुआ और गजनी साम्राज्य का अंत हुआ। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि महमूद गजनवी पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट मोहम्मद गौरी को पढ़ने लगते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गजनी साम्राज्य का अंत कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और गौड़ साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो गौड़ साम्राज्य था वो पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि हमें आज की क्लास में गौड़ साम्राज्य के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले जानना होगा कि ये मैप है, जैसे कि आप मैप में देखते हैं डायरेक्शन, दिशाएँ देखते हैं, तो इधर होती है पूर्व दिशा, इधर होती है पश्चिम दिशा, इधर होती है उत्तर दिशा और इधर होती है दक्षिण दिशा। तो मान लीजिए गजनी यहाँ पर है, तो गजनी से उत्तर की ओर लगभग 200 मील की दूरी पर, गजनी से 200 मील उत्तर की तरफ एक साम्राज्य था जिसका नाम था गौड़ साम्राज्य। इसका नाम था गौड़ साम्राज्य। और ये जो साम्राज्य था, इसके जो शासक थे वो पूर्वी ईरान से आए हुए लोग थे। पूर्वी ईरान से वो क्यों आए थे? क्योंकि जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहाँ पर ख्वारिज्म लोगों ने शासन कर लिया था, वहाँ पर उसका अपना अधिकार जमा लिया था ख्वारिज्म लोगों ने। तो इनके पास एक यही विकल्प था कि वो गौड़ साम्राज्य की तरफ आते। और दूसरा ये कि एक जो गजनी साम्राज्य है उसके ऊपर एक आक्रमण हुआ जो सल्जूकों ने किया। सल्जूक भी एक वंश था, और जिससे कि गजनी वंश की जो शक्ति थी वो कम होने लगी और गौड़ साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी। तो इसमें जो गौड़ साम्राज्य में जो सबसे पहले शासक जो विदित हैं, जो जानकारी मिलती है, वो है मोहम्मद। उस शासक का नाम है मोहम्मद। और मोहम्मद की मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होगा, इसकी जो सत्ता को संभालेगा, वो है कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन एक इसके साम्राज्य के अंदर एक विद्रोह हो जाता है, और ये उस विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही जाता है तो उस विद्रोह के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है, जिसका नाम है ईजुद्दीन। अब जो अगला शासक बनता है वो ईजुद्दीन बनता है। अब ईजुद्दीन पर भी एक बार आक्रमण होता है, एक युद्ध होता है, और जिसमें कि ईजुद्दीन को बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद कुछ समय के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस ईजुद्दीन जो ये व्यक्ति है, इसके 6 पुत्र थे। जो ये कुतुबुद्दीन, मोहम्मद और ये ईजुद्दीन, जो गौड़ साम्राज्य है, ये जो शासक हैं, इस वंश को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं शंशबानी वंश। शंशबानी वंश, या इसको ही संसबानी भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ किताबों में आपको शंशबानी मिलेगा और कुछ किताबों में संसबानी मिलेगा। तो ये 2 नाम भी हैं गौड़ साम्राज्य के। और इनके जो सरनेम हुआ करते थे, जो इनके उपनाम हुआ करते थे, ये यूज़ करते थे हसन। और कुछ किताबों में हसन की जगह हुसैन लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये मोहम्मद हसन, ये कुतुबुद्दीन हसन और ये ईजुद्दीन हसन। तो अब जो ईजुद्दीन के बाद 6 पुत्र ईजुद्दीन के थे, तो ईजुद्दीन की मृत्यु के बाद जब इसकी हत्या कर दी गई तो इसका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था सैफुद्दीन, वो राजा बनता है। सैफुद्दीन हसन। और जो सैफुद्दीन हसन है, ये अपने जो पिता का साम्राज्य था वो अपने 6 भाइयों में बराबर बांट देता है। लेकिन इसका ही एक भाई, ईजुद्दीन का एक दूसरा पुत्र, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, ये वाला कुतुबुद्दीन नहीं, दूसरा एक इसका जो पुत्र था उसका नाम था कुतुबुद्दीन, वो इसके इस फैसले से सहमत नहीं होता है और वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है गजनी। और गजनी में इस समय शासक जो है वो है बहराम शाह। जिस समय की ये घटना है उस समय गजनी का जो
शासक है उसका नाम है बहराम शाह। और कुतुबुद्दीन कहाँ चला जाता है? कुतुबुद्दीन चला जाता है बहराम शाह के पास न्याय मांगने के लिए। कुछ समय तक वो वहाँ पर रहता है और उसके खिलाफ वहाँ पर से एक षड्यंत्र रचा जाता है और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन हसन जो है उसने हरम पर कुदृष्टि डाली है, गलत दृष्टि डाली है, और इसी कारण उसको बंदी बना लिया जाता है और कुछ समय के बाद उसको विष देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब ये बात पता चलती है सैफुद्दीन हसन को कि उसके भाई को विष देकर बहराम शाह ने मरवा दिया है। तो अब ये अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण करता है और गजनी पर जैसे ही आक्रमण करने के लिए जाता है तो एक भयानक युद्ध होता है बहराम शाह और सैफुद्दीन हसन के बीच में, और जिसमें कि सैफुद्दीन हसन बहराम शाह को पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद इसको वो भगा देता है भारत की तरफ। और जैसे ही ये भारत की तरफ जाता है, भाग जाता है बहराम शाह, तो सैफुद्दीन हसन गजनी पर अधिकार कर लेता है और अपने एक और भाई जिसका नाम है बहाउद्दीन हसन, जिसका नाम है बहाउद्दीन हसन, इस बहाउद्दीन हसन को ये गजनी का शासक बना देता है अपने अधिकार में। तो जब ये इसको बहाउद्दीन हसन को वहाँ का शासक बना देता है, उसके बाद ये अपने गौर साम्राज्य को संभालता है और ये गजनी साम्राज्य को। कुछ समय के बाद ये बहराम शाह दोबारा गजनी पर आक्रमण करता है और युद्ध होता है फिर से दोबारा सैफुद्दीन और बहराम शाह के बीच, जिसमें कि सैफुद्दीन हसन की हत्या कर दी जाती है। सैफुद्दीन हसन हार जाता है। अब जैसे ही ये बात बहाउद्दीन हसन को पता चलती है तो बहाउद्दीन हसन बहराम शाह से बदला लेने का निर्णय करता है और निकल पड़ता है युद्ध करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये युद्ध करने के लिए जाता है तो बीच रास्ते में ही बहाउद्दीन हसन की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका ही एक और भाई जिसका नाम है अलाउद्दीन हसन, इसका उत्तराधिकारी बनता है इसी का भाई अलाउद्दीन हसन। और अलाउद्दीन हसन अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय करता है और ये आक्रमण करता है कहाँ पर? बहराम शाह के ऊपर, और इसको पराजित कर देता है और फिर से एक बार भगा देता है भारत की तरफ। और उसके बाद युद्ध जीतने के बाद भी ये गजनी के जो शासक थे या जो अमीर थे, अलाउद्दीन हसन ने उनकी हड्डियों को उनकी कब्रों से निकलवा कर जलवा दिया और तभी से इसका नाम पड़ा अलाउद्दीन जहांसोज। इसका नाम पड़ा जहांसोज। जहांसोज का मतलब होता है जगदाहक या संसार को जलाने वाला। अब इसके बाद अलाउद्दीन हसन या अलाउद्दीन जहांसोज के दो भतीजे थे जिसको अलाउद्दीन हसन ने कैद करके रखा हुआ था। उन दोनों भतीजों का क्या नाम था? एक का नाम था गियासुद्दीन और दूसरे का नाम था, गयासुद्दीन बड़ा था और दूसरे का नाम था शिहाबुद्दीन। अब अलाउद्दीन हसन या अलाउद्दीन जहांसोज की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन हसन का बेटा जिसका नाम है सैफुद्दीन जहांसोज या सैफुद्दीन हसन, राजा बनता है और सबसे पहला काम क्या करता है? ये इन दोनों को, अपने भाइयों को रिहा कर देता है। इसके बाद ये दोनों गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन इसके प्रति ईमानदार रहते हैं और जब तक ये जीवित रहता है इसकी मदद भी करते हैं। लेकिन जैसे ही सैफुद्दीन जहांसोज की मृत्यु हो जाती है, अब एक संघर्ष चलता है इसके साम्राज्य के ऊपर अधिकार करने का, जिसमें कि शिहाबुद्दीन अपने बड़े भाई के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और युद्ध करता है और अपने भाई को उस साम्राज्य का शासक बना देता है। ये लग रहा होगा कि हम पढ़ तो गौर साम्राज्य रहे हैं लेकिन मोहम्मद गोरी का जिक्र भी नहीं आया। तो यहाँ पर आपने जो दो भतीजे देखे जिसको अलाउद्दीन हसन ने कैद किया हुआ था और जिसको बाद में सैफुद्दीन जहांसोज ने रिहा किया, तो इसमें एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरे का नाम था शिहाबुद्दीन। ये जो शिहाबुद्दीन है जिसने कि अपने बड़े भाई के लिए मार्ग प्रशस्त किया साम्राज्य का, तो इस शिहाबुद्दीन का नाम ही आगे चलकर क्या होता है? मोहम्मद गोरी। इसी का नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का एक अन्य नाम भी है, उसको भी आप लिखेंगे और याद रख सकते हैं। इसका नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये भी एक नाम है मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी के तीन नाम हुए, एक तो शिहाबुद्दीन
और कुछ लोग इसको पूरा भी लिखते हैं कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब ये शासन के लिए बैठेगा 1202 ईस्वी में। अभी इसने जब इसने आक्रमण भारत के ऊपर किए, जो पहला आक्रमण इसने किया 1175 ईस्वी में, उस समय मोहम्मद गौरी शासक नहीं था। अब कुछ टीचर्स या कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और वो उसका शासक था गौर साम्राज्य का या गजनी साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद। तो लेकिन उस समय शासक मोहम्मद गौरी नहीं था, उसका बड़ा भाई था गयासुद्दीन। ये उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया करता था। तो ये तो 1202 ईस्वी या कुछ किताबों में 1203 ईस्वी भी मिलेगा। तो उस समय ये शासक बनता है क्योंकि इस समय गयासुद्दीन इसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। और ये जो सिक्के चलाता है उस पर भी अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का ही नाम अंकित करवाता है। तो इसके 3 नाम हुए, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो अब इसके आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो था कि गजनी वंश का अंत किस तरह से हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गजनी वंश का अंत नहीं हुआ, क्योंकि बहराम शाह की तो भारत में पहुंचने के बाद कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो गजनी वंश का अंतिम शासक होगा, जिसको कि बाद में मोहम्मद गौरी ही मृत्यु दंड देगा, उसका नाम है खुसरो मलिक। अभी वो जीवित है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसका मतलब गजनी साम्राज्य का पूरी तरह से अभी अंत नहीं हुआ है। तो अभी जब आक्रमण करेगा मोहम्मद गौरी, तब खुसरो मलिक का अंत करने के बाद ये पूर्णतः गजनी साम्राज्य का अंत करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। तो सबसे जो पहला आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था वो आपको पता होगा कि अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद लगभग 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। अब जो आक्रमण है तीसरा आक्रमण, ये होगा मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 ईस्वी में। तो सबसे पहले आक्रमण पढ़ते हैं 1175 ईस्वी। और ये आक्रमण हुआ मुल्तान के ऊपर, मुल्तान और सिंध। जब इसने मुल्तान और सिंध के ऊपर आक्रमण किया तो ये भारत किस मार्ग से पहुंचा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये नोट करेंगे कि ये गोमल दर्रे से होकर भारत आया। गोमल दर्रे से होते हुए यह पहले पहुंचा, होते हुए ये पहले पहुंचा डेरा इस्माइल खां। डेरा इस्माइल खां पहुंचा और वहीं से ये आया मुल्तान, और इसने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान में जो शासन करते थे वो थे करमाती राजा। तो मुल्तान में इस समय शासन हुआ करता था करमाती राजाओं का, या कुछ किताबों में आपको मिलेगा करमाथियों का शासन। तो उस समय मुल्तान के ऊपर करमाथियों का शासन हुआ करता था और मोहम्मद गौरी ने बहुत आसानी से इनको पराजित कर लिया। मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया और सिंध पर भी अधिकार कर लिया। और जो नेक्स्ट आक्रमण इसका हुआ वो 1178 ईस्वी में हुआ, और ये आक्रमण हुआ अनहिलवाड़ा। या आप इसको पाटन भी लिख सकते हैं, पाटन के विरुद्ध। और इस समय यहाँ पर जो शासन करते थे वो चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। इस समय जो अनहिलवाड़ा पर जो शासन था वो चालुक्य वंश के मूलराज द्वितीय का शासन था। और मूलराज द्वितीय युद्ध के लिए भेजते हैं भीम द्वितीय को। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ये युद्ध होता है भीम द्वितीय या भीम सेकंड और गौरी के बीच में, जिसमें कि भीम द्वितीय गौरी को परास्त कर देता है, गौरी को पराजित कर देता है। और ये जो पराजय थी ये भारत के अंदर मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भारत के अंदर मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय
करने वाला शासक। तो इसमें शासक पूछा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारत के अंदर जो पहली पराजय हुई मोहम्मद गोरी की वो किसके द्वारा हुई? मूलराज द्वितीय के। तो ये तो था आक्रमण अनहिलवाड़ा पर। अब इसके बाद ये पहुंचा पेशावर 1179 ईस्वी में। तो अब यहाँ पर पहुंचा पेशावर में आक्रमण इसने किया। पेशावर को भी इसने आसानी से जीत लिया और उसके बाद ये बढ़ा लाहौर की ओर और वो समय था 1182 ईस्वी। और इस समय जो लाहौर में जो शासन हुआ करता था वो गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। तो यहाँ शासन किसका था? गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक। तो 1182 ईस्वी में जो इसने आक्रमण किया वो किया लाहौर के ऊपर। अब ये जो लाहौर में जो शासन करता था वो था गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक। अब कुछ समय तक तो खुसरो मलिक मोहम्मद गोरी को उपहार देता और बच जाता था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर या जम्मू, उस समय तो जम्मू ही हुआ करता था, तो जम्मू के जो शासक थे जिसका नाम था चक्रदेव, तो उसकी दुश्मनी थी खुसरो मलिक से। तो चक्रदेव ने मोहम्मद गोरी को प्रोत्साहित किया इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, खुसरो मलिक के ऊपर। तो मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक के ऊपर आक्रमण किया और जैसे ही आक्रमण किया तो ये अपने दुर्ग के अंदर चला गया खुसरो मलिक। और जैसे ही ये संधि की वार्ता करने के लिए बाहर निकला, इसको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद इसको भेज दिया गया गर्जिस्तान, और जहाँ पर 1192 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये थे मोहम्मद गोरी के 3 आक्रमण, 3 या 4 आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, और वो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो नेक्स्ट आक्रमण है जिसमें कि हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जानेंगे और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध उसके बारे में जानेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।